Hello, aspirants, and welcome back to your very own 5 Minute Economy series. This is Shraddha. कल के लेक्चर में हमने पाइपलाइन कॉरिडोर्स को फिनिश किया था एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनल सेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमिक मॉड्यूल जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्शन. यहाँ पे हम सिर्फ इकोनॉमी को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते हैं बट वी क्लब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं. See, as we all know कि in this modern day, all the global economies वो sustainability की तरफ shift कर रहे हैं because of the climate change that we are facing. फिर चाहे वो Paris Agreement हो, COP हो, Conference of Parties हो, everywhere NDCs are being fixed for each and every country. Our target is to cut the carbon emissions. Our target is to grow efficiently, लेकिन हमारे environment का ध्यान रखते हुए, ताकि इकोनॉमी तब काम आएगी जब ह्यूमैनिटी जिंदा रहेगी. अगर ह्यूमैनिटी ही पूरी तरीके से फिनिश या वैनिश हो जाएगी तो उस इकोनॉमी का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट करना अलोंग विथ टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को हम ना भूले और उसको साथ में लेकर के चले. इस तरीके से किस तरीके से इकोनॉमी ने चेंज किए हैं पर्सपेक्टिव्स को, किस तरीके से हमने नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है, we'll study everything in today's video. So let us study what is sustainable development और green economy किसको कहते हैं. ये जो green economy का टर्म है अभी बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है एंड हम देखेंगे कि ये green economy आखिर क्या है. चलिए देखते हैं what is sustainable development and green economy. पहले इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन को देखते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किसने डिफाइन किया है इसको? यूनाइटेड नेशंस ने डिफाइन किया था इन 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट. यूएन ने 1987 में सस्टेनेबल डेवलप को डिफाइन किया था एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. इवन टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट वाटर, क्लाइमेट या कोई भी अदर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम ऐसी डेवलपमेंट करें जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के एक्सपेंस पे ना हो, यानी कि उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़े. ऐसी डेवलपमेंट हमें नहीं करनी है. यहाँ हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करनी है ताकि हम हमारे प्रेजेंट की नीड्स को मीट कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. ठीक है, अपना भी ध्यान रखे प्लस हमारी आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखे. सस्टेनेबिलिटी चलती रहे आने वाली जनरेशन के लिए भी. इस तरीके से जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इफ यू गेट सेल्फिश कि हमें क्या मतलब है, हम तो तब तक जिंदा भी नहीं रहेंगे, तो सर आपकी जो जनरेशन है अभी, जो आने वाली जनरेशन होंगी, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, जब वो जिंदा रहेंगे तो उनके लिए आप क्या प्रॉब्लम्स छोड़ के जाना चाहते हैं? नहीं. इसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. अब बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की. वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इकोनॉमी तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हो गए और ग्रीन का मतलब है एनवायरमेंट से रिलेटेड. तो एन इकोनॉमी दैट रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड ह्यूमन वेलबीइंग, सोशल इक्विटी एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटीज. हमने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई, प्रोडक्शन इंक्रीज किया, लेकिन हमें भी पता है जब हम इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हैं तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो जिसको पे करना होता है दैट इज द एनवायरमेंट ऑफ आवर अर्थ. ठीक है, अब ये एनवायरमेंट को हम हानि ना पहुंचाते हुए अगर हम अच्छी तरीके से इकोनॉमी करें, जैसे ऐसी इकोनॉमी जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग पे रहे, इंसानों का हानि नहीं हो. जैसे कि गैस चैम्बर्स के अंदर, हाँ आपने जब भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन जब वो ट्रेजेडी हुई तो इतने लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली कि आज भी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद में उस एरिया के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी इफेक्टेड हैं उसके जो रिपरकशंस थे उससे. ठीक है, तो ह्यूमन वेलबींग अच्छी रहे, सोशल इक्विटी रहे, सोशल जो क्लासिफिकेशन है, जो सोशल स्ट्रेटा है सोसाइटी का, उसको डिसरप्ट करें हम. ठीक है, उस जो स्ट्रेटा में हम रह रहे हैं वहां पे इक्विटी लेकर के आए. और सिग्निफिकेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो एनवायरमेंटल डैमेज हम कर रहे हैं, जो रिस्क हम लेकर के आ रहे हैं, इनको हम रिड्यूस करें. तो जब हम ऐसी इकोनॉमी को प्लान करते हैं जहां पे एनवायरमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, उस इकोनॉमी को हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी. एज सिंपल एज दैट. ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी प्रोग्राम था, ये उसकी डेफिनेशन है
क्या डेफिनेशन थी, की डायमेंशंस क्या रखे गए थे, पहला एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आपको अपने एनवायरमेंट को ध्यान रखते हुए और फिर ही ग्रो करना है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल इंक्लूजन। एनवायरमेंटल आप सस्टेनेबिलिटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं और सोशल इंक्लूजन रख रहे हैं सोसाइटी का, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रीन इकोनॉमी कह देते हैं। 3 फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंट, सोसाइटी एंड ग्रोथ। ठीक है, चलो now let us see why India needs a green economy। इंडिया को ग्रीन इकोनॉमी क्यों चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, इससे हम इतना सफर कर रहे हैं, इवन दो जैसा अभी हमने देखा कि विंटर्स के आने से पहले ही समर्स जो था प्रोलॉन्ग्ड हो गया था। जब सर्दी आ जानी चाहिए थी तब सर्दी नहीं आ रही, तब गर्मी हो रही है, बारिश के टाइम पे सर्दी हो रही है, गर्मी के टाइम पे बारिश हो रही है। तो ये इस तरीके के क्लाइमेट चेंज फैक्टर्स हमने को देखने को मिले, जो कि एक वेकअप कॉल था हमारे लिए कि वी आर डिस्टर्बिंग द अर्थ, मदर अर्थ टू मच, वी नीड टू स्टॉप इट एंड मेक इट इजी ऑन इट। ठीक है, तो इंडिया रैंक्स वेरी हाई ऑन क्लाइमेट रिस्क इंडाइसेस, जैसे कि स्टॉर्म्स हो गए, फ्लड्स हो गए, इतने डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, हीट वेव्स हो गई। तो ये सब अभी हमारा करंट स्टेटस है, हमें इस चीज को सुधारना होगा, वरना जितना भी इकोनॉमी से हम पैसा कमाएंगे वो सारा हमारा इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइट, तो इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, क्रॉप्स पे आ रहा है, लाइवलीहुड्स पे आ रहा है और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा है। तुमने इतना पैसा, टाइम, वक्त बर्बाद करके जो इतने बड़े बड़े रोड्स, हाईवेज बनाए, एक अर्थक्वेक आया, सब टूट गया, तो क्या वो फिर फिजिबल रहा? नहीं रहा। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्स प्रेशर, वाटर का स्ट्रेस है कि पानी खत्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन। द स्टेटस ऑफ दिल्ली राइट नाउ, द AQI इज सो हाई, इट इज इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू इवन लिव देयर। ठीक है, तो ये क्राइम, जो नेचुरल रिसोर्स का जो प्रेशर अब आ रहा है हम पे, इसलिए भी हमें ग्रीन इकोनॉमी पे शिफ्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हेल्थ कॉस्ट हो रही है लोगों की, यहाँ पे लोग मर रहे हैं इसके चक्कर में। एनर्जी ट्रांजिशन करना है हमें, इंडिया का एम है कि हमें 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है और 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है बाय 2030 एंड वी हैव ऑलरेडी एंटर 2026। 4 साल में हमें इस टारगेट को पूरा करना है और ये कैसे होगा? जब हम ग्रीन इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। तो मासिव इन्वेस्टमेंट और टेक वो चाहिए, पुश चाहिए। सोशल इंक्लूजन करवाना है। 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल है, ठीक है, और वहां से सिर्फ 15% की जीडीपी निकल करके आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि 50% जो लोग हैं वो अभी तक इंक्लूडेड ही नहीं है हमारी इकोनॉमी में, उनका शेयर जो है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इनको इंटीग्रेट करना है हमें नेशनल नेटवर्क से, तो ये भी हमारा मोटिव है। और चौथा है ग्लोबल कमिटमेंट्स, जो हमने ग्लासगो में कमिटमेंट्स किए थे, पेरिस एग्रीमेंट में किए थे, COP26 में किए थे, इन सभी एग्रीमेंट्स को हमें, इन सभी टारगेट्स को अचीव करना है। इसीलिए हमें इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी पे शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट करना है लेकिन सस्टेनेबली करना है, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इस सब चीजों को आपको याद रखना है, इसलिए हमें ग्रीन इकोनॉमी पे शिफ्ट करना है। अब देखते हैं की कंपोनेंट्स क्या है ग्रीन इकोनॉमी। पहला तो है क्लीन एनर्जी सोर्स रहे हमारे पास, जो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, जो ऐसे एग्जॉस्टिंग सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं जो एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे। ये एग्जॉस्टिंग सोर्सेज है और बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है इन्हें फिर से बनने में, तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। इसलिए हमें क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, जैसे सोलर, विंड। क्लीन एनर्जी क्यों? आप जब पेट्रोलियम और ये सारे यूज कर रहे हैं, कोयला हम जब इतना जलाते हैं तो इतना कार्बन मोनोऑक्साइड उन फैक्ट्रीज में से निकल रहा है जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इसलिए हमें क्लीनर एनर्जी सोर्स चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज। तो ये सब करने के लिए हमें ग्रीन इकोनॉमी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी, ये इसका सेकंड कंपोनेंट है। सर हमारी जो अभी फिलहाल सोर्स है एनर्जी का, जो कोयला हम यूज कर रहे हैं, क्रूड हम यूज कर रहे हैं, ये खत्म होने वाले हैं। फॉसिल फ्यूल्स अब खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। फिर आप क्या करेंगे? आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज चाहिए जहां पे आप एनर्जी को सस्टेन कर सके। नहीं तो जब एनर्जी खत्म हो जाएगी पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। एक दिन आप पूरे देश की लाइट बंद कर दो, एक दिन पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, आपकी एक दिन में मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसलिए हमें एनर्जी एफिशिएंट बनना है। तीसरा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, EVs, पब्लिक ट्रांजिट, फ्रेट कॉरिडोर्स। अभी जो इतना व्हीकल्स से पोल्यूशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ये बहुत बहुत
मतलब प्रॉब्लमैटिक हो चुका है। अभी हम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, ये क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए तो कर रहे हैं ना, ताकि हम हमारे सेल्फिश ना बन करके हम हमारे एनवायरनमेंट का भी उतना ही ध्यान रखें। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्मार्ट सिटीज, वाटर एफिशिएंट सिस्टम, ग्रीन बिल्डिंग्स, इन सब का हमें डेवलपमेंट करना है। सर्कुलर इकोनॉमी नेक्स्ट कंपोनेंट है। वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि रिसाइकलिंग, इंडस्ट्रियल सिम्बायोसिस, मतलब जितना वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम वापस से हमारे प्रोडक्शन लाइन में इंक्लूड करें। वेस्ट टू बेस्ट ऑफ द वेस्ट करें, यानी कि जो वेस्ट तुम बना रहे हो उसी को वापस से आप इन इकोनॉमी में इंक्लूड करो, नहीं तो आप जब उसे डिस्कार्ड करते जाओगे तो वो एक जगह पाइल अप होता जाएगा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनिक, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिलेट्स, एफॉरेस्टेशन, ये सब हमें करना है। इंक्लूसिव जॉब्स बनानी है, जैसे कि ग्रीन स्किल्स, एग्रीकल्चरल स्किल्स हो गई, रूरल ग्रीन एंटरप्राइजेस बनानी है, एमएसएमईज कंडक्ट करनी है। तो ये सारे कुछ आपके की फैक्टर्स हैं ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि जब आप ग्रीन इकोनॉमी को अडैप्ट करते हैं तो आपको इन सब चीजों पे काम करना होता है। चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, गोल्स गवर्नमेंट के ही हैं, तो गवर्नमेंट इस पे बहुत इमेंस काम कर रही है, बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत पॉलिसी मेकिंग चल रही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे टारगेट्स अचीव कर सके। वरना हमारी देश की हालत ये हो जाएगी कि अब पैसे तो हैं रहने के लिए, पर हेल्थ ही नहीं है, तो उन पैसों का हम क्या करेंगे, राइट? पहला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एनएपीसीसी जो है, ये सबसे प्राइम पॉलिसी है, बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है, 2008 में आई थी। इसमें 8 मिशन थे टोटल। सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब चीजों पे हमने काम किया है। तो सबसे पहला प्लान तो ये है जो ऑलरेडी काम कर रहा है हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। दूसरा आता है पंचामृत कमिटमेंट, जो हमने सीओपी 26 के अंदर लिया था, जो कि ये था कि हम 2030 तक 500 गीगावाट की एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे। इसमें से 180 जो था वो शायद सोलर से था, और वो हम अच्छा खासा अचीव भी कर रहे हैं। 45% कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन, जो हमें नेट जीरो करना है 2070 से 70 तक, तो इसमें से जो 45% का जो कार्बन एमिशन है वो इसमें कट हो जाएगा जब हम हमारा 500 गीगावाट का एनर्जी सब जो सप्लाई है वो रिन्यूएबल सोर्स से देंगे। फिर आ गई पीएलआई स्कीम, अभी हमने देखा था 4 वीडियो पहले। पीएलआई स्कीम में हमने क्या देखा था कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनानी है, सोलर्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, बैटरीज, ईवी, ये सब क्या है, ये सब ये मतलब बेसिकली हम हमारे टारगेट्स को कैसे भी अचीव करना चाह रहे हैं। जहां जहां से पोल्यूशन के सोर्सेज है, जहां जहां से ऐसा लग रहा है कि अच्छा यहाँ से ये टारगेट जो है वो हैम्पर हो सकता है, उस हर चीज को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में आया था, 19,000 करोड़ का इसका इंसेंटिव था फॉर हाइड्रोजन इको सिस्टम। हाइड्रोजन इको सिस्टम पे हमें शिफ्ट करना है। अब हमें ये जो पेट्रोलियम फ्यूल्स हम यूज करते हैं इन सबको हटाना है, हमें क्लीन सोर्स चाहिए, और हाइड्रोजन बहुत ही क्लीन सोर्स होता है, तो उसके लिए ये मिशन आया हुआ है। फिर गति शक्ति मास्टर प्लान है, जिसके अंदर मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव आ रहे हैं विद ग्रीन गाइडलाइंस। गति शक्ति बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए था, ठीक है, ताकि लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव कर सके। तो इसके अंदर हमने मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स बनाए हैं, लेकिन हमने हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ग्रीन गाइडलाइंस रखी है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई हाईवे बना रहे हैं, तो आपको दोनों साइड में पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे। ये क्या है? ये ग्रीन गाइडलाइंस, आपने देखा होगा, बीच में आपको पेड़ पौधे उगाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली ग्रीन गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, लेकिन एनवायरमेंट का हैम्पर वहां नहीं हो, उसको भी मेक श्योर करो, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करो। फिर आता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, कार्बन मार्केट्स, ये बहुत एमर्जिंग मार्केट है, जिसको अभी हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्या हो रहा है, कार्बन क्रेडिट की हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, लोग कार्बन बचा करके पैसा कमा रहे हैं। अब लोग, पीपल आर selfish for money. If they think that you will get money doing this, they will do it no matter what. अगर हम ऐसे ही करने को बोलेंगे कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर पैसे देंगे वो करने के, तो सब करेंगे, और ये मार्केट बहुत एमर्ज हो रहा है अभी हम आगे पढ़ेंगे कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उसको कैसे आप फाइनेंस करते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है, वो सब हम देखेंगे। और फिर आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पाइवटिंग टू ग्रीन प्रोडक्शन क्लस्टर्स, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पे हमने एक प्रोडक्ट फिक्स किया हुआ है जहां से वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस तरीके से वोकल फॉर लोकल भी अच्छा चल रहा है, स्किल इंडिया मूवमेंट भी अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ मेजर इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट क्लब तरीके से लेती है। हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लॉन्च कर रही है ना, तो वो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे नहीं करेगी, अच्छा ये सिर्फ सोलर के लिए ही है। उसके पीछे उनके मोटिव्स हर डायमेंशन में रहेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन में भी रहेंगे, सोशल में भी रहेंगे, वेलफेयर में भी रहेंगे, हर तरीके से रहेंगे, और एक स्कीम दूसरी स्कीम से लिंक्ड होगी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, एनवायरमेंट को
भी सेव कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और यहाँ पे ग्रीन सस्टेनेबिलिटी भी लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी सारी स्कीम्स काम करती है। चलो आगे देखते हैं केस स्टडीज और करंट के फिगर्स। सबसे पहला, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमने कितनी अचीव कर ली है? तो सर 180 गीगावाट हमने अचीव कर लिया 2025 तक। ऑन ट्रैक फॉर 500 गीगावाट, ये हमारा टारगेट है, ये याद रखना। कितना टारगेट है? तो 500 गीगावाट का है। अचीव कितना कर लिया है? 180 गीगावाट हमने अचीव कर लिया है। फिर सोलर कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंडिया इज कमीशन 13 गीगावाट सोलर इन 2025 अलोन, यानी कि इस 24-25 के साल में हमने 13 गीगावाट का जो है ना सोलर कैपेसिटी किया है, सोलर कैपेसिटी को एक्सपैंड किया है हमने, ठीक है। फिर ग्रीन जॉब्स, ग्रीन इकोनॉमी कुड क्रिएट 2.5 करोड़ जॉब्स बाय 2030 पर वेरियस स्टडीज, ऐसा हम कहा जाता है। ग्रीन इकोनॉमी से जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो ग्रीन जॉब्स हो जाएंगी। क्वेश्चन में कभी वर्ड आ जाए तो याद रखना। फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑफ 1 लाख करोड़ अप्रूव्ड हाइड्रोजन कॉरिडोर्स प्लान किए जा रहे हैं बिटवीन गुजरात एंड तमिलनाडु। फिर सर्कुलर इकोनॉमी, प्लास्टिक रिसाइकलिंग जितना भी हमें करना है उस कैपेसिटी को हम रीच कर रहे हैं टू 13 मिलियन टन ऑन बाय 2030, ये भी हमारा टारगेट है। सर्कुलर इकोनॉमी याद रखना। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कैसे याद रखोगे? सर आपने कुछ प्रोड्यूस किया, वो वेस्ट निकला, अब उस वेस्ट को डिस्कार्ड करने की जगह तुमने वापस उसे प्रोडक्शन में डाल दिया, इसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। एयर क्वालिटी इंपैक्ट, दिल्ली ट्रांजिशन टू BS4 एंड एक्सपेंशन ऑफ मेट्रो प्लस EVs एम टू कट नॉक्स और PM 2.5 ड्रास्टिकली। ये आपके कुछ पर्टिकुलेट मैटर होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, PM 2.5, PM10, नॉक्स, ये सब इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो यूज करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करे, EVs यूज करे, ताकि जो इतना मेजर ट्रैफिक पोल्यूशन आ रहा है इसको हम रिड्यूस कर सके, ठीक है। ये थी कुछ केस स्टडीज और करंट प्रोफाइल। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, क्योंकि हम हर बार सोचते तो अच्छा ही करने की है, बट वो होता नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा है वो देखते हैं। पहला है फाइनेंसिंग गैप, ग्रीन इन्वेस्टमेंट नीड्स $1 ट्रिलियन बाय 2030, और इतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं आ पा रहा है जितना वो इसमें स्पेंड कर सके, ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजी एक्सेस, इंडिया अभी भी जो है वो डिपेंड करती है ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ क्रिटिकल ग्रीन टेक, यानी कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए हम अभी भी डिपेंडेंट है ऑन दी अदर नेशंस, जो कि हमारे पास खुद के पास हमने अभी तक इनोवेट नहीं किया है। फिर जस्ट ट्रांजिशन, मूविंग अवे फ्रॉम कोल एंड फॉसिल जॉब्स मस्ट बी फेयर, यानी कि जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अच्छा हम दिखाने के लिए कुछ कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। बेसिकली अल्टीमेटली नुकसान तो एनवायरमेंट को ही हो रहा है ना, चाहे कोई फेयरली करे या अनफेयरली करे। फिर आता है पॉलिसी कोहेरेंस, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हो गई, फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस है, मतलब हर जगह वो सब टूट बिखरा हुआ है, एक प्रॉपर सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं हम, जिससे जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले होते जाते हैं। कहीं कोई मिनिस्ट्री में अटक गया, कहीं कोई मिनिस्ट्री में अटक गया, इससे हर प्रोसेस डिले हो रहा है, रिजल्ट्स जो है उसकी एफिशिएंसी डिग्रेड हो रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर है सोशल इंक्लूजन, सॉरी ग्लोबल हेडविंड, जैसे कि ट्रेड टेंशन हो गई, कार्बन बॉर्डर टैक्स हो गया, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया, टैरिफ लग गए हैं, ये बोल रहे हैं हम ट्रेड नहीं करने देंगे। तो ये सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, अब हम नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, अब जब वॉर चल रहा था तो पूरी दुनिया हमसे कह रही थी कि आप ये रशिया से क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। सर हमें जरूरत है नेचुरल गैस की, हम पेट्रोलियम से शिफ्ट करना चाहते हैं, हमारे टारगेट्स है जो हमें मीट करने हैं। तो इस तरीके से ग्लोबल जो हेडविंड्स है वो काम करते हैं। सोशल इंक्लूजन, ग्रीन ग्रोथ मस्ट ऑल्सो क्रिएट रूरल जॉब्स, नॉट जस्ट अर्बन हाई एंड जॉब्स। तो ग्रीन जॉब्स जो है ये रूरल एरियाज के लिए भी पर्टिकुलरली जनरेट होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ सोशल इंक्लूजन मतलब इंक्लूजन की प्रॉब्लम आ जाती है, गैप आ जाता है अभी भी पॉपुलेशन के अंदर ना, तो इस चीज को हमें अच्छे से सुधारना है। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या पॉलिसीज हैं, क्या इनिशिएटिव्स है, हमने सारे सब कुछ देख लिया। आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई विल सी यू टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।